बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 अक्टूबर को हमारा लेक्चर हमने दोबारा अपना स्टार्ट किया है। कल हमने स्टार्ट की थी एक्सेसिव टर्म्स, सेफ्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी, हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, हैजर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, नियर मिस हमने ये डिस्कस किया था। अब ये रिस्क है, लाइक्लीहुड है और कंसिक्वेंस है, ये मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इसको मैं आपको जब आयुष का लेक्चर पढ़ाऊंगा तो रिस्क, लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंस मैं उसके साथ आपको क्लियर करवा दूँ। इंजरी है, इंजरी इज फिजिकल हार्म or damage to a person resulting from contact with an outside agency or from exposure to environmental factor। इंजरी जो है ये फिजिकल नुकसान है, फिजिकल हार्म है। किसी बंदे को जाहिरी तौर पर आउटसाइड जो एजेंसी, जाहिरी तौर पर जो चोट लगती है, कट लगता है, ब्लड निकलता है, वो इंजरी में शुमार। एमरजेंसी, एमरजेंसी इज अ सीरियस सिचुएशन, एमरजेंसी सीरियस सिचुएशन होती है। happened unexpectedly and needed immediate corrective measures। emergency unexpectedly happen होती है, उम्मीद भी नहीं होती कि जनाब इमरजेंसी हो जाएगी, उम्मीद भी नहीं होती इमरजेंसी। हमें आइडिया तो नहीं होता कि अभी इमरजेंसी होने वाली है, अनएक्सपेक्टेडली हैपन होती है। और इसमें जो है नीडेड इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स, फौरी तौर पर करेक्टिव रिस्पॉन्स चाहिए होता है, इमीडिएट। फिर जेएसए है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जेएसए स्टैंड फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इट हेल्प्स into integrated accepted health and safety practices and principles in a particular task or job operation. In a JSA, each basic step, जाम उमर साहब आप अपना काइंडली माइक बंद कीजिए। शुक्रिया। In a JSA, each basic step of the job is to identify potential hazards and recommended the safest way to do the job। JSA में हर बेसिक स्टेप, जॉब के हर बेसिक स्टेप पे जो है हैजर्ड आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उसका सेफेस्ट वे रिकमेंड किया जाता है। ये आपका जेएसए है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एरो का निशान मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे जनाब टास्क लिखा हुआ है। व्हाट इज योर एक्टिविटी, व्हाट इज योर वर्क, व्हाट इज योर टास्क। यहाँ पे टास्क है, एज पर टास्क आगे हैजर्ड की लिस्ट पूरी दी हुई। हैजर्ड, खतरात क्या क्या हो सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए आगे जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी मेजर्स। अगर कहें तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ जो है वो दिखा देता हूँ। जेएसए की मेरी एक बुक होगी, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, मेरे शायद व्हाट्सएप में पढ़ी हो बुक। मैं आप लोगों को ना दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर ओपन हो जाती है तो मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोग। आप लोग एक मिनट अगर होल्ड करेंगे ना। एक्चुअली मैं आपको जेएसए के बारे में बताता रहता हूँ कि जो आपका है ना परमिट, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है जेएसए का। परमिट तो एक पेज का होता है और होप सो कि आपका जेएसए जो है वो हो जाए 40 पेजेस का, 50 पेजेस का, 30 पेजेस का आपका जेएसए हो सकता है। तो जेएसए जो है वो ज्यादा लंबा होता है।
जेएसए में मुकम्मल डिटेल होती है। परमिट में तो सिर्फ ये लिखा होगा ना कि भाई फला फला पीपीज आपको पहनने हैं, ये हैजर्ड हैं, उन हैजर्ड पे टिक किया होगा और उसके आगे फिर उस हिसाब के पीपीज पे टिक किया होगा एक ही पेज पे सारी चीजें। लेकिन जेएसए में मुकम्मल डिटेल दी जाती है, मुकम्मल डिटेल जेएसए में मौजूद होती है। अच्छा जी, अभी ना मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट में मैं फाइल यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ, लैपटॉप के अंदर शेयर कर देता हूँ। और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे मैंने बुक अपनी लिखना स्टार्ट की है, ये बुक मैंने पब्लिश करवानी है, लेकिन चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी जो है ना जेएसए शो करवा देता हूँ, जेएसए क्या है। अब जॉब स्टेप होते हैं सबसे पहले, जिस तरह जिस ये लिखा हुआ है सबसे पहले फॉर ऑल जॉब स्टेप्स, रिमूविंग एंड फिक्सिंग क्लैडिंग या इंसुलेशन है। मोबिलाइजेशन और डीमोबिलाइजेशन, हेटेरोजेनिक मशीन टूल, वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग जॉब एंड लाइन ड्रेन होज, मैनुअली मटीरियल क्रेन और फोर्कलिफ्ट, डीप ब्लाइंडिंग, ब्लाइंडिंग डीप ब्लाइंडिंग, कटिंग और इस तरह की बहुत सारी चीजें। फायर बॉक्स प्रिपरेशन है, या ये देखें safety is not involved for high risk task in the JSA, हाई रिस्क एक्टिविटी है, यस या नो है, अगर यस है तो फिर उसके मुताबिक आगे लिखना होता है कि कौन कौन से सेक्शन में आपने देखना है इसको। अच्छा जी, सेफ्टी स्पेशलिस्ट जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद जेएसए टीम, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, इसके हैजर्ड लिखे हुए हैं। अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी ये ना चलना है इस तरतीब स्पेशल। यहाँ पे भी बड़ा आसान करके लिखा हुआ है कि टास्क, उसके हैजर्ड और सेफ्टी प्रिकॉशंस जेएसए में। उसके बाद है जी टास्क रिस्क असेसमेंट, टीआर। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ऑफ हैजर्ड्स associated with the task, assessing risk and identify control measures required to mitigate those risks. The extent of the control identified will depend upon level of risk associated with the task. टास्क रिस्क असेसमेंट, टीआरए, ये अक्सर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज टीआरए। इसमें देखें आइडेंटिफाइंग ऑफ हैजर्ड एसोसिएटेड विद द टास्क, टास्क क्या है, एज पर टास्क हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया गया है। और जॉब सेफ्टी एनालिसिस, टास्क रिस्क असेसमेंट, आप देखें कितना मिलता जुलता है। सबसे पहले टास्क, व्हाट इज योर टास्क, व्हाट इज योर वर्क, व्हाट इज योर रोल, क्या काम है, क्या एक्टिविटी है, क्या टास्क है, उसका रिस्क असेसमेंट करना। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका रिस्क असेसमेंट करना। अच्छा, इसकी सबसे ज्यादा समझ आपको तब आती है जब सबसे पहले आपको पता हो कि व्हाट इज रिस्क। आपको रिस्क का पता होगा तो फिर रिस्क असेसमेंट की भी समझ आएगी। रिस्क और रिस्क असेसमेंट में आपको आयोश वाले मॉड्यूल 2 में इंशाल्लाह क्लियर कर। कल हमने पढ़ा था अनसेफ एक्ट, व्हाट सर्कमस्टेंसेस में लीड टू एक्सीडेंट, वो कौन कौन सी वजूहात हैं
जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। सबसे पहले अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन होती है और फिर हम अनसेफ एक्ट करते हैं तो नियर मिस ये एक्सीडेंट होता है। कल हमने ये डिस्कस किया था। अनसेफ कंडीशन, ये अनसेफ कंडीशन है। ये देखें बेल्ट, यहाँ पे जो वेब स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं या चेन एक लगी हुई है, यहाँ से ये डैमेज टूटी हुई, ये उसने खोल के दिखा दिया कि टूटी हुई। और ये अनसेफ एक्ट है कि उसी लोड के नीचे जाके बंदा खड़ा हो गया। नियर मिस ये है कि वो लोड तो नीचे गिरा है लेकिन बंदा बाई चांस टूट सा बच गया। और एक्सीडेंट ये है कि वो लोड भी उसी बंदे के ऊपर आके गिरा है। अच्छा जी, अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट। unsafe conditions, the unsafe condition is a hazardous physical condition or circumstances which could directly permit the occurrence of an accident. Unsafe conditions की कुछ एग्जांपल्स है। इनकम्पिटेंसी ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स की इनकम्पिटेंसी। एक बंदा है उसको कार चलाने नहीं आती और आप जनाब उसे कार की चाबी पकड़ा देंगे मेरे कहने पे, जाम उमर साहब। यस सर। कार चलाने नहीं आती उसको, दे देंगे? सर आपको आंखों पे। नहीं भाई, यहाँ पे हुक्म वाली बात नहीं, यहाँ पे सेफ्टी वाली बात हो रही है। चले आपकी मोहब्बत, लेकिन आप जिस बंदे को कार चलाने नहीं आती, मैंने भी कह दिया, आपने भी चाबी दे दी, तो उसका बनेगा क्या? वो या तो वो फिर किसी नहर में गिरेगा या फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकम्पिटेंसी ऑफ वर्कफोर्स यही चीज है भाई, कि एक बंदे को काम ही नहीं आता, एक बंदे को ग्राइंडर चलाने नहीं आता, आप उसे पकड़ाने चलाओ भाई। एक बंदे को स्कैफोल्डिंग करने नहीं आती और आप उसे 50 फुट हाइट पे भेज दो, जाओ जी स्कैफोल्डिंग करो, तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही होगा। इनसुफिशिएंट सुपरविजन, इनसुफिशिएंट सुपरविजन की कमी। hazardous arrangements of tools, machine, equipment, supplies, खतरनाक अरेंजमेंट्स। एक ऐसा टूल जो अनइंसुलेटेड हो और फिर आप जनाब उसको वो करना शुरू कर दें, उससे इलेक्ट्रिकल वायर्स जोड़ना शुरू कर दें, तो जाहिर है ये अनसेफ कंडीशन में शुमार होगा। इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम, बैरिकेशन ना हो, क्रेन ऑपरेशन हो रहा हो और बैरिकेशन ना हो। इनएडिक्वेट गार्ड्स और बैरिकेडिंग। असेस एग्रेस नॉट क्लियर, अब कन्फाइंड स्पेस का लिमिटेड असेस और एग्रेस होता है। लिमिटेड महदूद रास्ते होते हैं अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने के, और फिर हम उसको वो कर दें, उसको भी बंद कर दें बंदा अंदर भेज के। फायर एंड एक्सप्लेन हैजर्ड्स, नॉइस, पुअर इल्यूमिनेशन, रोशनी की कमी, पुअर वेंटिलेशन, पुअर हाउसकीपिंग, बैड वेदर, अनइवन ग्राउंड, ये सारी की सारी अनसेफ कंडीशन है। जिस तरह बैड वेदर में हवा बड़ी तेज होती है और तेज हवा में आपको क्रेन एक्टिविटी अलाउ नहीं दी जाती है। क्रेन एक्टिविटी बैड वेदर ऑलरेडी है, अनसेफ कंडीशन है, अब उसमें आप अनसेफ एक्ट कर लेते हैं, क्रेन एक्टिविटी कर लेते हैं, तो नतीजा कुछ और हो सकता है। तो सर मेरा क्वेश्चन है आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी। सर हवा की कितनी स्पीड जो है वो हम जबरदस्त मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन पहले तो मैं आपसे करने लगा था कि आप जिस प्लांट पे जॉब कर रहे हैं वहां पे क्या लिमिट है, ये पहले मैं आपसे करने लगा था लेकिन मैंने नहीं किया, और अच्छा है कि आपने कर लिया। जी सर, ये फ़हीम खान दस्ती साहब भी आने ने, क्योंकि जिस टाइम हम लकी पावर प्लांट पे काम करते थे हाँ तो चिमनी के पास एफसीडी की एक लोकेशन थी, वहाँ पे क्रेन एक्टिविटी चल रही थी ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी बोला हुआ था कि कल जो है वो थंडर स्टॉर्म होगा।
तो चाइनीज़ ने उसको फॉलो किया, तो सब कंट्रैक्टर ने काम करवाना शुरू कर दिया। हमें बॉस ने पहले से बोला हुआ था कि अगर इस तरह का कोई काम हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। तो मैंने बॉस को बताया। खैर मुझे ये पता नहीं है कि कितनी स्पीड तक अलाउ है वर्क एट हाइट या खसूसी तौर पर क्रेन एक्टिविटी। तो इसीलिए ये मैं जानना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे भी थोड़ा नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और बाकी भाइयों को भी पता चल जाएगा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर में पढ़ा है कि इम्प्लीमेंट क्लाइंट एंड आप पहली जो बात यह है कि आपने एचएससी पॉलिसी को, क्लाइंट की और कंपनी की एचएससी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना। उस क्लाइंट जहां पे आप है उसकी क्या पॉलिसी है, सबसे पहले आपने उसको फॉलो। और वैसे इसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर। और आपको एक और बताऊं कि ये माइल पर सेकंड में भी होती है, किलोमीटर पर सेकंड जिस तरह है, और इस तरह जो है माइल पर सेकंड होती है। और उसके बाद नॉट्स में भी इसकी जो विंड स्पीड है ना वो भी काउंट की जाती है। आपको आपकी कंपनी एक कार्ड पकड़ा देती है जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं। और जब आप कहीं पे विजिट करने जाते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर, तो आप उनसे ये सवाल अपने क्लाइंट से या अपने बॉस से पूछ के जा सकते हैं कि सर यहाँ पे नॉर्मल अगर 36 है तो वहां पे हो सकता है वो कहें जी 32 पे, आप 32 से ज्यादा इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। 36 होता होगा दूसरे प्लांट पे, हम नहीं करेंगे। तो आप उससे पूछ के जा सकते हैं कि सर यहाँ पे इस प्लांट पे कितनी है स्पीड लिमिट, काइंडली आप मुझे कंफर्म कर दें, ताकि मैं जब वहां जाऊं तो वहां देखूं अगर स्पीड लिमिट इससे ज्यादा होगी तो फिर मैं जो है वहां पे स्टॉप। ठीक है सर, मुझे याद आ रहा है 35 किलोमीटर जो है ना बताया गया था लकी पावर प्लांट पे। मेरा एक और क्वेश्चन ये भी है कि विंड स्पीड को मेजर करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, प्लीज़ ये बताइएगा। हाँ, आप आपको ना विंड स्पीड के लिए एक मीटर प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके पास नहीं हो। वो मीटर क्लाइंट के पास होता है, उसे कहते हैं नैनोमीटर। वो क्लाइंट के पास होता है, वो नैनोमीटर क्रेन में भी लगा होता है। आप जब वहां पे पहुंचेंगे, जो क्योंकि आप जा रहे हैं फील्ड में, आगे क्रेन एक्टिविटी हो रही है, आप वहां पे पहुंचकर क्रेन वाले से पूछते हैं। अब जाहिर है आपको वहां पे पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपने बॉस ने आपको कह दिया जाम साहब आप जा रहे हैं 35 से प्लस होगी तो आपको एक्टिविटी नहीं करने देनी। अब जब आप वहां पहुंचे हैं, आपको फील हो रहा है हवा तेज है यार, तो अब आप चाह रहे हैं कि मैं कैसे चेक कर लूं कि ये 35 से प्लस है या 35 से कम है। यही सवाल है ना आपका। यस सर बिल्कुल यही सवाल है। तो क्रेन के अंदर जो है वो सेंसर लगा होता है। क्रेन के अंदर ये क्रेन जब बूम उठाती है ना, तो आप बूम के टॉप पे देखिएगा एक छोटा सा फैन होगा जो घूम रहा होगा। जब वो बूम क्रेन अपना ऊपर उठाएगी, उसके टॉप पे एक छोटा सा फैन घूम रहा होता है। वो स्पीड मेजर करके ऑपरेटर के सामने स्क्रीन पे मीटर पे दिखा रहा होता है कि आपकी इस टाइम इतनी स्पीड। ओके सर, आप थैंक यू। आपको क्रेन ऑपरेटर बताएगा कि भाई इस टाइम जो है इतनी स्पीड है। और जाहिर है आप तो ऑडिट पे गए हैं, कभी कोई जाएगा कभी कोई जाएगा, लेकिन क्रेन ऑपरेटर वो बनता है जिसने सारा दिन क्रेन चलानी है, सुबह से शाम तक उसका वास्ता क्रेन के साथ है। तो जब वो आया होगा क्रेन ऑपरेटर, तो उसका एक डिफेंसिव ड्राइविंग की उसकी ट्रेनिंग हुई होगी। उसको बताया गया होगा कि भाई हमारे प्लांट पे ये 35 स्पीड लिमिट है, इससे ज्यादा आपने नहीं यूज करना। अगर ज्यादा पे यूज किया तो उसके अनसेफ एक्ट के आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उसको भी पता होता है, वो खुद भी आपको बता देगा कि आप हम अनसेफ एक्ट में जा रहे हैं।
अब हमारी स्पीड लिमिट ज्यादा हो गई है, लिहाजा हम आप काम नहीं करें। वो आपको खुद भी बता देगा, आप उससे जाके पूछ सकते हैं। एक और चीज इसमें थोड़ी सी एडिशन ये करना चाहता हूँ कि आपके पास करेन में जो सिस्टम मौजूद है, उसके अलावा बास टाइम ये होता है कि करेन वाला कहता है कि सर ये जो स्पीड लिमिट है, ये आगे मेरे बिल्डिंग्स हैं, मेरे आगे बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी 2-3 बिल्डिंग्स हैं, मैं उनके पीछे खड़ा हूँ और यहाँ पे जो मेरी क्रेन की स्पीड है वो कम बता रही है, तो लिहाजा मुझे काम करने दें। लेकिन आपको ओवरऑल पता चलता है कि यार हवा बड़ी तेज चल रही है। उस सूरत में आप अपने क्लाइंट को, या जो आपका प्लांट ऑपरेटर होता है, या जिस बंदे ने आपको परमिट इश्यू किया होता है, आप उस बंदे को कांटेक्ट कर लेते हैं। आप वॉकी टॉकी पे, रेडियो पे, आप उसे फोन कॉल पे, जो भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उस वे से आप कम्युनिकेशन करके उस बंदे से पूछते हैं कि सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज विंड स्पीड नाउ दिस। वो बंदा अपने सिस्टम में क्लाइंट के हर सिस्टम, क्लाइंट के जितने ऑफिस होते हैं, क्लाइंट ने जो अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है, उनके सॉफ्टवेयर में एक एक चीज वाजे हो रही होती है, उनके पास लिखी होती है कि कौन सी चीज क्या चल रही है। वो विंड स्पीड अपने सिस्टम में, अपने सर्वर में देख के फौरन आपको बता देगा कि हाँ यार ये विंड स्पीड इस काबिल है कि आप काम करें, या विंड स्पीड इतनी हाई हो चुकी है आप काम ना। उनके क्लाइंट के पास भी रिकॉर्ड होता है और हमारे क्रेन के पास भी रिकॉर्ड होता है, तो हम क्रेन वाले से पूछ सकते हैं या क्लाइंट से पूछ सकते ठीक है सर, थैंक यू, कंसेप्ट क्लियर हो गया। हैं। अब बास टाइम ऐसा होता है फील्ड में, आपको बॉस कह देता है जाओ यार जाकर काम बंद करवा दो, स्पीड ज्यादा है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो क्रेन वाला कहता है नहीं जी सही है काम चलने दें। तो फिर वहां पे कोई सुपरवाइजर भी खड़ा होगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी, वो भी आपको कहता है कि जी बड़े आए सेफ्टी वाले साइड पे हो, काम करने दो, चलने दो। उस सूरत में आप फिर प्लांट ऑपरेटर को इन्वॉल्व करेंगे कि भाई आपने परमिट इशू किया है, आप आ जाएं, आप मुझे बताएं कि आया कि इस सूरत में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि काम बंद करना चाहिए तो आप बंद करवा दें, अगर आपको लगता है कि काम करने दें तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर लें। तो अपने सर पे कोई भी बंदा लेना नहीं चाहता। एक दफा मेरे साथ इस तरह इशू आया था क्यू कैम के अंदर, मैंने उस ऑपरेटर को कम्युनिकेट किया, उसे बुलाया कि सर फलां लोकेशन पे ये एक्टिविटी हो रही है, इस टाइम विंड स्पीड ये चल रही है, अगर आप ये लोग काम नहीं बंद करना चाह रहे, ये कह रहे हैं जी ऑपरेटर ने हमें इजाजत दी है, अगर आप चाहते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम चलता रहे तो करवा दें, चलवा दें, वरना मैं तो चाहता हूँ कि ये काम यहीं पे स्टॉप हो जाए थोड़ी देर के लिए, जैसे ही हालात बेहतर होंगे, वेदर कंडीशन बेहतर होगा, दोबारा स्टार्ट करें। उसने कहा विंड स्पीड के मुताबिक जो है वो भी काम बंद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको विंड स्पीड के अलावा यहाँ पे सिस्टम में शो जो हो रही है उसके अलावा भी अगर आपको एक्चुअल में रियल में वहां पे लग फील हो रहा है कि काम को बंद होना चाहिए, अनसेफ है, तो आप इसको स्टॉप। अच्छा जी, आगे अनसेफ एक्ट। Unsafe acts are performed any time when an employee fails to abide by safety rules and protocols. Unsafe act तब परफॉर्म होता है जब कोई एम्प्लॉय सेफ्टी रूल्स और प्रोटोकॉल को फॉलो ना करे, तोड़ दे, सेफ्टी रूल्स और प्रोटोकॉल को फॉलो ना करे, प्रोसीजर का हुक्म ना माने, तब जो है अनसेफ एक्ट परफॉर्म होते हैं। इसमें नंबर 1 है फेलियर टू यूज पीपी प्रॉपरली। पहली बात है कि बास टाइम जो है ना पीपीई प्रॉपरली होते नहीं है, और कई दफा ऐसा होता है कि आपको जो हाइट पे स्कैफोल्डिंग पे काम करना है, कोई चीज आपको हाइट पे जो है जाके 2 मिनट के लिए छोटा सा एक फ्लैंज है वो खोल के नीचे आ जाता है, 5 मिनट का काम है, और लेकिन वहां पे हार्नेस रिक्वायर्ड है, स्कैफोल्डिंग पे लिखा हुआ है कि हार्नेस मैंडेटरी है। अब आप सोचते हैं यार हार्नेस भेजने के लिए बंदा भेजूंगा, हार्नेस लेने जाएगा, ये फहीम तो 2 घंटे लगा के आएगा,
रास्ते में यारों दोस्तों को मिलेगा, चाय पिएगा, वॉशरूम जाएगा, वापस आएगा, 5 मिनट का काम है, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे ऊपर भेज। कोई सेफ्टी वाला आ जाता है ऊपर तो बंदा कहता है कि ठीक है जी अभी रुक जाइए, जैसे सेफ्टी वाले निकले ना फौरन जाकर कह रहे हैं, वो सेफ्टी वाला भी आगे निकल गया। उस भगदड़ में जब बंदा ऊपर पहुंचता है उसे टेंशन होती है, फिक्र होती है कि मैं जल्दी पहुंचूं, नीचे उतरूं, वरना ये ना हो कि कहीं पे वो हो जाए, कोई आ ना जाए दोबारा, कोई सेफ्टी वाला या कोई और बंदा आ ना जाए। उस टेंशन में जब वो ऊपर पहुंचता है वो जल्दी जल्दी में फ्लैश खोलने लगता है, वहां से गिरता है तो वो नीचे। ये तो एक बड़ी एग्जांपल है। इस तरह अक्सर जो है वो इश्यू होता है ग्लव्स का, कि वर्कर्स के पास राइट टाइप ऑफ ग्लव्स नहीं होते। आप जब भी पूछेंगे वो कहेंगे जी मुझे मिलते नहीं है, स्टोर वाला देता नहीं है, स्टोर पे जाएंगे तो और कोई इश्यू होते हैं। अक्सर जो है ये इश्यू चलते रहते हैं। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, बगैर परमिट, बगैर इजाजत के आप कोई काम करें। फेलियर टू सिक्योर और स्टोर मटेरियल्स प्रॉपरली, फेलियर टू सिग्नल और वार्न, ऑपरेटिंग एट अनसेफ स्पीड। प्लांट के अंदर मैक्सिमम स्पीड 30 होती है, आप 130 पे जा रहे हो तो जाहिर है वो अनसेफ स्पीड है, आपका अनसेफ एक्ट है। यूजिंग डिफेक्टिव सेफ्टी डिवाइसेस, नाकारा सेफ्टी डिवाइसेस यूज करना। यूजिंग डिफेक्टिव सेफ्टी इक्विपमेंट, नाकारा सेफ्टी आलात का यूज करना। रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट इन ऑपरेशन, लोटो ना हो, लॉक आउट टैग आउट ना करो, आइसोलेशन ना करो। एक बिजली चल रही है, वायरिंग चल रही है और उसकी आप जो है रिपेयर कर रहे हैं, कोई इस तरह इक्विपमेंट रिपेयर कर रहे हैं तो और वो ऑपरेशन में भी हो, चल भी रहा हो और आप जो है करते रहे रिपेयर। वायलेशन ऑफ HSE रूल्स है, ये भी अनसेफ एक्ट में आते हैं। ओवर वर्क अनसेफ एक्ट में आता है। सिकनेस, बीमारी की सूरत में भी आप काम कर रहे हैं तो अनसेफ एक्ट में आता है। वायलेंस कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हैं आप, तो भी अनसेफ एक्ट। ये जनाब आज का हमारा लेक्चर था, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। इससे के साथ हमने जो है कल पढ़ा था इंसिडेंट। इंसिडेंट में दो चीजें होती हैं, नियर मिस और एक्सीडेंट। एन इंसिडेंट दैट हैड पोटेंशियल टू कॉज हार्म बट वाज अवॉइडेड बाय सर्कमस्टेंसेस। ये जनाब नियर मिस है कि बाल बाल बच जाना, किसी वजह से बच जाना। Accident, an undesired and uncontrolled event that results in harm to the people, damage to property, environment, or loss to process is called accident। और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सर जी एक सर, क्वेश्चन एक आपने पढ़ा जी सर, आप कर लें। जी वन फहीम भाई आप कंटिन्यू करें, सर से क्वेश्चन पूछें। जी मैं सर पूछना चाह रहा था कि जीएसए में जो आपने बताया कि ना वर्क परमिट की ना होती है, डिटेल होती है, ये जेएसए हर परमिट पे लागू होता है या कोई खास परमिट जैसे हॉट वर्क हो या कन्फाइंड स्पेस वर्क हो उसमें होता है? फहीम, जेएस से जो है हर परमिट के साथ जैसे सिविल वर्क भी हो रहा है उसका और कोल्ड वर्क उसमें सब में होता है भाईजान जेएसए? सब में जेएसए होगा। पहले हम जो है वो लिस्ट बनाएंगे। एक्चुअली जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले आप जब भी अपने काम की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उस प्लानिंग में आप सेफ्टी को मद्देनजर रखते हैं। जब आप सेफ्टी को मद्देनजर रखते हैं तो आपको लिखना होता है कि व्हाट इज टास्क, आपने क्या क्या एक्टिविटी करनी है। जाहिर है वो उन टास्क के मुताबिक आप फिर ये चेक करते हैं कि इनमें क्या क्या खतरात हो सकते हैं। फिर अगर खतरात हैं तो फिर उनकी प्रिकॉशंस भी आपको लिखनी है, उनके सेफ्टी पीपीज भी आपको लिखने हैं, उनका सेफ प्रोसीजर भी आपको लिखना है। वो सारी चीजें जेएसए में मेंशन होती है। तो जेएसए मस्ट होता है हर जॉब के लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम जी जान जी साहब। सर ये मेरा ये क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल प्लांट पे व्हीकल्स की स्पीड का।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी 30 ही है। और जो आपकी है ना व्हीकल्स, जिस तरह कार है, बाइक है, इनका 30 है। और जो है आपकी बड़ी गाड़ियां, जिस तरह लोडेड खाद का जो है, आप ट्रक लोड करके इंडस्ट्री से निकल रहा होता है, जाहिर है एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उसकी प्रोडक्शन ही खाद है, तो वो खाद का ट्रक लोड होके जब बाहर निकल रहा होता है, तब उसकी जो स्पीड है, ट्रक वाले की स्पीड आने और जाने की, वो फिर बड़ी व्हीकल की स्पीड जो है वो 20 हो जाती है, 30 से भी कम होकर 20 कर दी जाती है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, क्यू कैम की, कतर कैम का, ये रूल सिर्फ मैंने क्यू कैम में देखा और कहीं नहीं, अभी तक मैंने नहीं देखा अपने फील्ड एक्सपीरियंस में ये रूल। क्यू कैम का रूल ये है कि जब भी आप रोड पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जब भी आपको वो मिलेगा, कोई चौक आएगा आगे, टर्न आएगा, वहां पे आपको अपनी गाड़ी रोकनी है। 30 पे जा रहे हैं, आगे टर्न आ गया है, आप 30 पे हैं, आगे टर्न आया है, तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी है। एक लम्हे के लिए आपको साइड पे देखना है, गाड़ी रोकनी है, साइड पे देखना है, फिर आपको चल पड़ना। फिर अगले चौक में अगला टर्न आएगा, वहां पे आप जो है, वहां दो रोड निकल रहे हैं, वहां पे आपको रुकना है, वहां साइड पे देखना है, फिर चलना है। भले रोड खाली हो, ना कोई आगे आ रहा हो, ना कोई पीछे हो, ना कोई साइड पे हो, फिर भी कंपनी का रूल है, ड्राइवर को रुकना है तो रुकना है। और कोई क्वेश्चन आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है, इसके बारे में कुछ आप बता दें तो, ये क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से इसकी ये फुल माना वगैरह बता दें मुझे, ताकि कंफर्म हो जाए ये चीज़। बेटा आप जो है ना, ये लिख के रख लें। अभी मैं बस इस कन्फाइंड स्पेस आपको बता देता हूँ, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 2-3 मिनट में हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम सिर्फ कन्फाइंड स्पेस को डिस्कस करेंगे, और आप लोगों ने कन्फाइंड स्पेस के अबाउट जितने क्वेश्चन हो वो अपने पास लिख लेने। वो हम कल सर ये कन्फाइंड स्पेस को कंप्लीटली, सिर्फ हमारा कल का लेक्चर ही कन्फाइंड स्पेस पे होगा। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन में होता है लिमिटेड एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट, अंदर जाने और बाहर निकलने के महदूद रास्ते। नॉट डिजाइन फॉर लिविंग, रहने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते। नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, इंसानी हरकत सकनात के लिए भी कन्फाइंड स्पेस को डिजाइन नहीं किया जाता। अच्छा, अब मैं इसकी आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों ने तो देखा हुआ है तो उन सबको पता है, अगर आपने कन्फाइंड स्पेस नहीं देखे, वैसे तो वेसल, कॉलम, पिट, स्टोरेज टैंक्स ये कन्फाइंड स्पेस में आते हैं। आपने बेटा पेट्रोल पंप देखा है? जैसा देखा है, बिल्कुल देखा है। उसका पेट्रोल या डीजल कहाँ स्टोर होता है? इसके लिए अलग एक प्रेस बनाई जाती है। वो एक पिट बनाई जाती है, जमीन की खुदाई की जाती है, एक्सकवेशन की जाती है, उसके अंदर टैंक रखा जाता है, और उस टैंक के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, और उसके मैनवे वाली जगह, ढक्कन वाली जगह को ओपन रहने वो एक जगह उनकी मुकर्रर होती है कि यहाँ से जनाब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर हम ऑयल, अपना ऑयल जो है फिल कर सकते हैं। वो स्टोरेज टैंक आपका, दैट्स योर कन्फाइंड। अब समझ आ गया, थैंक यू सर, कंफर्म हो गया अभी। मैं फिर भी जाना, अभी लास्ट में रहता है, मैं आपको यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस की ना वो दिखा देता हूँ, पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें बेटा, आप लोगों को नजर आ रही है? सही सही, बिल्कुल सही। यानी काम सिर्फ यहाँ पे करना है जहाँ पे इनके वो साइन अप किया हुआ है। एंटर ही यहाँ से होना है ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। एंटर होने का एक ही रास्ता होगा। अभी हमारा लेक्चर बिल्कुल एंड हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं और कल हमारा लेक्चर सारा कन्फाइंड स्पेस पे होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और बढ़िया, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।